नमस्कार दोस्तों, अगर कोई नाव बीच मझधार में फंस जाए तो उसे पार लगाना अक्सर मुश्किल हो जाता है और कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर वजह भी हम सभी के सामने है। बीजेपी के दो अहम सहयोगी नायडू और नीतीश कुमार इस बिल पर साफ रुख अख्तियार नहीं कर रहे हैं। कभी वो समर्थन में खड़े नजर आते हैं तो कभी विरोध करते नजर आते हैं और कभी कभी पूरी तरह से साइलेंट मोड में वो चले जाते हैं। उनकी असमंजस की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गई है। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल अमित शाह ने ये की है कि उन्होंने आत्मविश्वास में आकर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो बिल को जल्दी ही अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही लोकसभा में पेश कर देंगे। लेकिन असलियत ये है कि एनडीए पूरी तरह से इसके लिए अभी तैयार ही नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बिल को अभी भी रोका जा सकता है और क्या नायडू और नीतीश आखिरी पलों में अपने फैसले को बदल सकते हैं? क्योंकि अगर नायडू अपने फैसले में बदलाव करते हैं तो वह एनडीए के अन्य सहयोगी जैसे कि अजीत पवार हो गए, जयंत चौधरी हो गए और चिराग पासवान भी हो गए, ये सभी लोग अपने कदम वापस पीछे खींच सकते हैं। लोकसभा में संख्या बल को देखते हुए भी अगर ये बिल वहीं अटक गया तो राज्यसभा में इसे पास कराना एक दूर की कौड़ी बनकर रह जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नायडू और नीतीश किसी बड़े मुद्दे पर खामोश नजर आते हैं और मोदी और शाह असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। जब ये बिल पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था तब भी खूब हंगामा होते हुए देखा था। रातों रात नायडू और नीतीश ने भी अपना रुख बदल लिया था। मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में उन्होंने समर्थन देने से इनकार तक कर दिया था। उनके इस कदम को देखते हुए बाकी सहयोगी दल जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी हो गई, अजीत पवार की पार्टी हो गई, ये लोग भी मुखालफत में खड़ी हुई नजर आई थी। बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया था इस पूरे मामले के बाद कि इस बिल को पास कराना इतना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इस एक संसदीय कमेटी को यानी कि जेपीसी को भेजने का फैसला किया। इस कदम के बाद मीडिया का ध्यान भी इस पूरे मामले से हट गया और मामला ठंडे बस्ते में जा चुका था। लेकिन जब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट को पेश किया तो इस बात का खुलासा भी हुआ कि नायडू और नीतीश ने अंदरूनी तौर से समर्थन दे दिया था। तब मुस्लिम समुदाय में भारी गुस्सा फैल गया। नतीजा उसका ये हुआ कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पटना की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार और विजयवाड़ा में नायडू के खिलाफ जमकर मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की गई। बीते तकरीबन 100 दिनों में अगर देखें तो नायडू और नीतीश पर मुस्लिम संगठन का इतना ज्यादा दबाव पड़ गया कि उनकी इफ्तार पार्टियों तक का बहिष्कार कर दिया गया। दोनों नेताओं को इस बात का एहसास भी हुआ कि अगर वो मोदी और शाह की रणनीति के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनका मुस्लिम वोट हमेशा के लिए उनसे खिसक सकता है। और इसी हालात को देखते हुए दोनों नेताओं ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ अपने हालात यानी अपनी स्टैंडिंग को स्पष्ट करने की एक कोशिश की। नायडू ने आंध्र प्रदेश में बयान दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कोई छू भी नहीं सकता। वहीं नीतीश कुमार ने भी ईद के दिन ईद के मौके पर मुस्लिम से मुलाकात की, उनसे गले मिले ताकि ये एक मैसेज दिया जा सके कि वो यानी मुस्लिमों के साथ नीतीश कुमार खड़े हुए हैं। बीजेपी की नई रणनीति की बात करें तो नायडू और नीतीश के इस रवैये से अमित शाह और बीजेपी की रणनीति पर भी सीधा सीधा असर पड़ा है। शाह ने फौरन छोटे मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे लाने की एक रणनीति अपनाई। अजमेर और केरल में मौलाना और कैथोलिक चर्च के बिशप से बयान दिलवाया गया कि वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। ये कदम एनडीए की सेकुलर पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए ही उठाया गया था। केंद्रीय मंत्री की बात करें तो किरेन रिजिजू भी इस पूरे मामले पर सामने आया और उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को और बाकी संपत्तियों को छीना नहीं जाएगा। इससे ये साफ था कि मोदी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लोकसभा में संख्या बल के गणना का जिक्र करें तो लोकसभा में सरकार चलाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है। इस वक्त दौरे हाजिर में एनडीए के पास कुल 293 सांसद हैं, लेकिन बीजेपी की अपनी संख्या केवल 240 है। ऐसे में नीतीश कुमार हो या फिर नायडू हो, नायडू की 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार की 12 सीटें हैं। इन दोनों ही पार्टियों का समर्थन एनडीए के लिए या फिर बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर करती हैं, जैसे कि चिराग पासवान की 5 सीटें हो गई, देवगुड़ा जेडीएस की 2 सीटें हो गई, जयंत चौधरी की आरएलडी की 2 सीटें हो गई, अजीत पवार की एनसीपी की 4 सीटें हो गई और इसके अलावा हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की भी 1 सीट है। और ये सभी पार्टियां अगर विरोध में खड़ी हो जाती हैं तो एनडीए की संख्या घटकर महज 254 ही रह जाएगी, जो कि बहुमत से काफी कम है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। नायडू और नीतीश का प्रेशर मोदी और शाह पर है और शाह
और मोदी, नायडू और नीतीश पर निर्भर कर रहे हैं। ये सियासी खेल की सबसे दिलचस्प बात है कि तमाम दल एक दूसरे पर डिपेंड नजर आते हैं। अब आखिर में अमित शाह के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो किसी भी तरह से नायडू और नीतीश को मनाकर बिल को पास करा लें या फिर बिल को रोककर अपनी साख को बचा लें। अगर बिल नहीं लाते हैं तो ये सीधे तौर पर विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दे के तौर पर देखा जाएगा और इसे विपक्ष बीजेपी की हार के रूप में पेश करने वाला है। अगले 48 घंटे में इस बात का फैसला होगा कि ये बिल लोकसभा में आएगा या फिर नहीं। आने वाले वक्त में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है वो बातें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी पीछे जाएगी या फिर अपने स्टैंड को बनाए रखेगी, आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए हमें अपनी बात को बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।